on research and development, it is just not possible for them. So जो भी प्रोडक्ट चल जाती है उनको ये बेहतर तरीके से इमिटेट कर लेते हैं. So Fabian क्या है? Fabian is your skeptical, बदलेंगे नहीं जब तक कि बिल्कुल ही जरूरी ना हो जाए. द्रोण क्या कहता है? द्रोण इज रिलक्टेंट टू चेंज. ठीक है, तो यहाँ दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता था. इमिटेटिंग काफी क्लियर है. इमिटेटिंग आर द फाउंड इन प्लेसेस वेयर देयर इज lack of resources, and innovative entrepreneurs are industry leaders. So when we say Apple is a good brand, why? Because Apple keeps on innovating its product. Samsung keeps on innovating its product. जब तक कि इनके नए मॉडल आते हैं उससे पहले पहले ही जो है इन्होंने नेक्स्ट वर्जन पे काम करना स्टार्ट कर दिया होता है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो नाउ दीज आर बिहेवियरल क्वेश्चन. सो ट्राई. There's a term in management called creative destruction. बहुत बार उससे क्वेश्चन आया है. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता क्या है? ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यही बात कर रहा है. एंटरप्रेन्योर इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन constantly destroy the old and introduce the new equilibria, making the possible higher standards of living. तो अपने ही प्रोडक्ट्स के जो है वो newest version ले आते हैं and then try to discourage that okay the new one is much better and much advanced than the old version. रीजन कहता है markets do not passively tend towards equilibrium until profit margins are wiped out. सो मार्केट में आप तब तक पैसा बना सकते हो, तब तक इक्विलिब्रियम नहीं होगा जब तक प्रॉफिट मार्जिन जो है खत्म नहीं हो जाएंगे. तो यहाँ पे दोनों ही सही है. देखिए अगर मान लीजिए कस्टमर्स के लिए एक जो है इक्विलिब्रिया अचीव किया गया तो अब उससे भी ऊपर का बार रेज कर देते हैं. अगर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस यूज करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, अपने ही प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं पुराने वालों को और नए जो है इक्विलिब्रिया लेकर के आते हैं, अपना ही बार स्टैंडर्ड्स रेज करते जाते हैं. दैट्स हाउ द इनोवेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वर्क्स. सो मार्केटर्स जो है डू नॉट passively tend towards equilibrium until profit margins are wiped out. So to do this, we have to understand supporting stage, hand holding stage, sustaining and recovery stage. देखो इस पे बातें ही कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे एक बार. हैंड होल्डिंग स्टेज क्या है? टाइमली एंड एडिक्वेट असिस्टेंस टू MSCs, now it is MSMEs rather, and rehabilitation efforts should begin on a proactive basis when early signs of sickness are detected. हैंड होल्डिंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? इमीडिएटली बैकअप दे रहे हैं जैसे ही सिम्टम्स दिखते हैं कि ये यूनिट जो है सिक में कन्वर्ट हो सकती है. सो हैंड होल्डिंग कब कब किया जा सकता है? कुछ इसके सिनेरियोज हैं. कहता है देयर इज अ डिले इन commencement of commercial production by more than 6 months for reasons beyond the control of promoters. Second could be company incurs a loss for 2 years or cash loss for 1 year beyond accepted time frame. Figures याद रखिएगा, you never know what comes up next time. The capacity utilization is less than 50%. कंपनी 50% से कम पे काम कर रही है और उनके जो सेल्स है वो भी 50% से नीचे है. तो हैंड होल्डिंग मतलब हमने क्या समझा कि क्विकली जो है असिस्टेंस देना, एक तरीके का मदद पैकेज दे देना MSMEs को अगर लगता है ये यूनिट्स जो है सिकनेस में कन्वर्ट हो सकती है. प्रोएक्टिव मेजर है ये. सिकनेस का डेफिनेशन क्या किया गया है? सिकनेस को डिफाइन किया गया है MSME एक्ट से. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आ सकता है. एनी ऑफ द बोरोअल अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइज रिमेन्स NPA फॉर 3 months ऑफ मोर, मतलब आपका जो
आपको जो देना है, डेट्स पे करने हैं, वो एनपीए टर्न आउट हो जा रहा है 3 months और मोर के लिए, या फिर इरोजन इन नेट वर्थ ड्यू टू accumulated losses to the extent of 50% of its net worth during previous accounting year. सो और वाला सिनेरियो है, समझिए, या तो एनपीएस 3 महीने से ज़्यादा के पुराने हैं, या फिर नेटवर्थ के जो लॉसेस हैं वो 50% ऑफ इट्स नेटवर्थ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर्स में जो भी नेटवर्थ है उससे उसके लगभग 50% या उससे ज़्यादा है। दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया हुआ तो यूनिट जो है सिक कहलाएंगी। ओके, some figures on rehabilitation of revival of MSMEs. You can skip this bit. There is a corrective action plan CAP by revival of and rehabilitation framework. तो ये वर्ड्स देख लो, रेक्टिफिकेशन क्या कहता है, रेगुलराइज द अकाउंट so that the account does not slip in the non-performing asset NPA category, restructuring the account if it is a prima facie and borrower is not a willful defaulter, and recovery जब दोनों भी काम नहीं कर रहा है, पहले तो आप क्या करोगे, रेगुलराइज करने का कोशिश करोगे, उनको एक हैंड होल्डिंग दे दोगे जब भी कोई इंटरप्राइज सिक होने जा रही है, फिर आप रीस्ट्रक्चर करोगे अगर आपको लगता है कि ये बोरोवर जो है ये विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, मतलब हमेशा डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, या फिर रिकवरी वसूली कर लोगे, उनको तो क्लोज करना ही है। ओके, सो एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, हैंड होल्डिंग स्टेज से आया था क्वेश्चन, क्या कहता है, टाइमली एंड adequate assistance and rehabilitation efforts to MSMEs should begin on a proactive basis when early signs of sickness are detected. So this stage is termed as hand holding stage. आप अपने इनसे रिसर्च कर सकते हो if there are what is done in the supporting stage, sustaining stage and recovery stage, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको आगे बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक वर्ड के क्वेश्चंस भी आते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चंस। ट्राई योरसेल्फ दिस वन। Not external to entrepreneur. Machinery on hire, accommodation in industrial state, financial state from a non-government, and business experience in the same or related line. So आप लोग का आंसर है 4, yes, business experience in same or related line is a internal factor. Okay, so for this kind of questions you don't even need to study something. Just एक last question कर लेते हैं आज के लिए।
So yes, pure entrepreneurs, यहाँ पे किसी भी प्रकार का रिस्क की बात नहीं की जा रही। क्वासी में भी हाफ हाफ, कुछ आधा अधूरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर ओनर मैनेजर, इस तरह की कोई बात नहीं। अगर कुछ रिस्क के पॉइंट्स होते तो फिर हम ये वाला आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से चूंकि ये सीरीज तो ऑलरेडी अवेलेबल है, सो विल कीप इट फॉर मे मंथ। जब हम सिलेबस कंप्लीट करें तो नेक्स्ट क्लास से यानी कि टुमारो से हम क्या करेंगे, आपका यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 9 देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी। सो वाइंडिंग अप फॉर टुडे, थैंक यू।